मैं डॉक्टर हरीश कुमार सिंह, काउंसलर इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय, रामस्वरूप ग्रामोद्योग परास्नातक पीजी कॉलेज पोखराया कानपुर देहात। आज हम आपके साथ मेरे व्याख्यान का जो टॉपिक है, जनपद और महाजनपद नगरीय केंद्रों का उदय, समाज और अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रहेगा। पूरे व्याख्यान के दौरान हम लोग समझ पाएंगे कि वास्तव में 6ठी शताब्दी बीसीई के समाज एवं उससे पूर्व के समाज के अंतर को हम समझ सकेंगे। दूसरा जो हम फोकस करेंगे कि शहर एवं ग्रामीण केंद्र क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उन प्रमुख कारणों को जान सकेंगे जिससे 6 बीसी के दौरान नगरीकरण हुआ। नगरीय जीवन की प्रमुख विशेषताओं को समझ पाएंगे। प्रमुख जनपदों एवं महाजनपदों की जानकारी आज के इस व्याख्यान में हम लेने वाले हैं। 6ठी शताब्दी के दौरान समाज के नए समूहों के उदय के संदर्भ में आज के इस व्याख्यान में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस युग लगभग 6ठी शताब्दी बीसी से 4ठी शताब्दी बीसी का अध्ययन हम आज करेंगे, वह कई अर्थों में हमारे समक्ष भारतीय समाज में हुए निरंतर परिवर्तनों को प्रकाश में लाएगा। वो परिवर्तन देखेंगे हम कि राजनीतिक व्यवस्था में क्या बदलाव हो रहा है, सामाजिक व्यवस्था में क्या बदलाव हो रहा है, अर्थव्यवस्था के कौन कौन से पहलू हैं जो निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। हम देखने की कोशिश करेंगे नगर केंद्र क्या है। 6 बीसी में भारत में दूसरी बार नगरों का उदय हुआ। पहला नगरीकरण माना जाता है इंडस वैली को, दूसरा नगरीकरण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय को माना जाता है, और एक थर्ड अर्बनाइजेशन भी हुआ था जिसको हम जो है खास करके भारत में तुर्कों के आगमन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि 6 बीसी में भारत में एक दूसरी बार नगरों का उदय हो रहा है। यह नगरीकरण इस दृश्य से भी महत्वपूर्ण है कि काफी लंबे समय तक यह नगरीकरण व्यवस्था रही, और इस काल में साहित्य की लेखन परंपराओं का विकास हुआ। काशी, राजगृह, श्रावस्ती जैसे बड़े नगरों का उदय हो रहा है, और सबसे बढ़कर बुद्ध एवं महावीर ने अधिकांशतः जो अपने उपदेश दिए इन बड़े नगरों में दिए, और नगर नगर में घूम करके लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित करने का प्रयास किया। ये बदलाव जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो रहा है, इसमें हम देखते हैं कि खेतिहर और घुमक्कड़ समुदाय भारत के मैदानों में बस गए, और 8वीं से 9वीं सदी बीसी तक ये जाकर के उत्तर भारत में बसने लगे। एक बड़ी रोचक कहानी खास करके हरिश्चंद्र की है, जिसमें बताया जाता है कि हरिश्चंद्र को कोई पुत्र नहीं था, तो ईश्वर से वरदान लिया कि मुझे पुत्र हो जाएगा तो उसकी बलि दे दूंगा, और बाद में फिर वो जब पुत्र हो गया तो मोह पोष में आ गए और बलि उसका नहीं चढ़ा रहे थे। इंद्र नाराज हो गए। अंततः जो है हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया और उनका बेटा जंगल चला गया। मतलब इस कहानी से ये पता चलता है कि उस समय की ग्रामीण बस्तियां नदियों के किनारे, जंगलों के किनारे रहा करती थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 बीसी की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उसको जब हम समझ पाएंगे तो वास्तव में महाजनपदों के उदय की पृष्ठभूमि को समझ सकते हैं। यहाँ हमें देखना होगा कि करीब 1000 बीसी के आसपास भारतीयों को लोहे पिघलाने की कला का ज्ञान होता है, और धीरे धीरे 2-3 शताब्दियों में लोहे का प्रयोग बढ़ता चला गया। उज्जैन, श्रावस्ती, हस्तिनापुर में उत्खनन से जो है पुरातात्विक स्रोत के रूप में लौह उपकरण भारी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। क्षत्रिय वर्ग ने लोहे के हथियारों की सहायता से किसानों से अधिक धन वसूल करना शुरू किया। लोहे के प्रयोग का अर्थव्यवस्था पर भी एक प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। कुल्हाड़ियों से जंगलों को साफ करने लगे कि, और साथ साथ लोहे के जो फाल थे उनसे खेतों की गहरी खुदाई होने लगी। जाहिर तौर पर इससे उत्पादकता में वृद्धि हुई, और जब अत्यधिक उत्पादन बढ़ने लगा तो गैर कृषि में कार्यों में लगे लोग भी जो है अपना जीवन यापन और भरण पोषण करने लगे। और सबसे बढ़िया बात है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धान की रोपाई की एक नई विधा का उदय इस काल में हो रहा है।
इससे उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हो रही है। बार-बार बौद्ध धर्म ग्रंथों में धान के तमाम प्रजातियों की बात उभर कर के आती है और उसकी रोपाई से उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो रही है और उत्पादकता बढ़ने से जनसंख्या में भी वृद्धि हुई और जनसंख्या बढ़ने से उस समय के जो है तमाम पुरातात्विक स्थलों की खुदाई से कुछ नए-नए तमाम नगरों के, कस्बों के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, जिससे लगता है कि वास्तव में ये बदलाव अ, लोहे की वजह से और लोहे का उपयोग कृषि में करने की वजह से जो उत्पादकता बढ़ रही है, उसने जनसंख्या वृद्धि को भी प्रशय दिया। और हम आगे देखते हैं तो करीब 6 बीसी में लोगों ने जब बड़े पैमाने पर लोहे का प्रारंभ किया, तो यही वो समय है जब पुरातात्विक साक्ष्य में उत्तरी काले पॉलिश्ड मर्दभांड कहे जाने वाले उत्कृष्ट बर्तनों का भी कहीं-कहीं जो है साक्ष्य मिलता है पुरातात्विक रूप से। प्राचीन भारत में इस काल में प्रथम बार सिक्कों का निर्माण होता है। ये बहुत टर्निंग पॉइंट है और जिनको हम आहत सिक्के कहते हैं। कहा जाता है कि संभवतः इन सिक्कों को व्यापारियों ने, जिनको हम देखेंगे अभी आगे वाले आने वाले समय में, सेट्टी कहा जाता था, उन्होंने प्रयोग किया और इन आहत सिक्कों पर उन्हीं का नियंत्रण भी रहता था। इसी तरह से धन प्रणाली के लागू हो जाने के कारण महाजन वर्ग का भी उदय हो रहा है। तो महाजन वर्ग जो है इस समय बहुत प्रभावशाली स्थिति में उभर करके आ रहे हैं, खास करके 6 बीसीई के आसपास। यहाँ हम देखते हैं कि जनपद और महाजनपद, ये 3 शब्द हैं जो खास करके बार-बार इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में आते हैं। तो इनको हमें समझना होगा कि जैसे आरंभिक वैदिक समाज में जन के जो सदस्य होते थे, वो पशुपालक होते थे, पशुपालक समूह होते थे और जो चारागाहों की तलाश में विचरण किया करते थे। काबिलाई, घुमक्कड़, खानाबदोशी जीवन इनका हुआ करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते-आते जन सदस्यों ने खेती करना आरंभ किया था और अस्थायी रूप से एक जगह बसने की परंपरा शुरू हो गई थी। 6 बीसी तक आते-आते ये जो घुमक्कड़ जातियाँ थीं, जो चारागाहों के संदर्भ में निरंतर भ्रमण और टहलते रहते थे, उन्होंने अस्थायी रूप से निवास बना करके खेती करना शुरू कर दिया और ये खेतिहर बस्तियां ही जनपद कहलाती हैं। प्रारंभ में इन बस्तियों के नाम खास करके जो क्षत्रिय वंशों के नाम पर होते हैं, जिनका प्रभुत्व रहा करता था, जैसे कुरु का नाम हम देखते हैं, पंचाल का नाम देते हैं, सूरसेन का नाम देते हैं और इन घुमक्कड़ समुदायों के एक जगह बसने पर खेती का विस्तार हो रहा था। ये एक तरह से बदलाव है। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की पृष्ठभूमि का एक अहम पहलू है और ये खेती का जो विस्तार हो रहा है, इसके पीछे जैसा अभी मैंने चर्चा करा कि 2 चीजें बड़ी अहम है कि लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगलों को साफ किया जा रहा है और लोहे के बने हुए हल जो गहरी खुदाई करते हैं, अपेक्षाकृत पूर्व में जो फाल बनते थे, वो तांबे के और लकड़ी के, तो गहरी खुदाई की वजह से उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। इन लोहे के फाल ने पूर्व की अपेक्षा जंगलों की सफाई और खुदाई गहरी किया। इसका परिणाम क्या होता है कि पशुधन की अपेक्षा खेतीहर उत्पादन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया। यहाँ हमें पूर्व के समाज से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समाज का फर्क भी समझ में आ रहा है कि पहले जहाँ पर पशुधन एक मुख्य पेशा था, मवेशी पालना, चारागाह के लिए युद्ध करना और घुमंतु और भ्रमण करते रहना, यहाँ आकर के वही घुमंतु समुदाय अस्थायित्व पा रहा है और वो एक भौगोलिक सीमा यानी क्षेत्रीयता से जुड़ाव रख रहा है और ये अत्यधिक उत्पादन निश्चित रूप से इन प्राकृतिक परिस्थितियों की वजह से जो है हुआ, जिसका नतीजा निकला कि जैसे बलि समारोहों का भव्य बनाने में लूट खसोट की इच्छाएं शासक वर्ग की तेज हुई। तो शासक वर्ग पहले के समाज में क्या था कि एक साधारण सा हिस्सा लेता था, चारागाहों के लिए युद्ध करता था। अब क्या था कि अतिरिक्त अधिशेष उत्पादन को वो हड़प करके अपनी ताकत को बढ़ाना चाह रहा है। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक एक बहुत बड़ा बदलाव आया और इसके पीछे ये कृषि विस्तार हुआ, युद्ध हुआ, विजय की प्रक्रिया के कारण वैदिक जनजातियां एक दूसरे
हल्के एवं अनार्य जनसंख्या के संपर्क में आई। इसका कारण था कि विस्तृत क्षेत्रीय इकाइयों का गठन हुआ और कुछ जनपद 6 बीसीई तक आते-आते महाजनपद में बदल गए। यानी जनपद में बदल रहे हैं और जनपद महाजनपद में बदल रहे हैं। जैसे शुरू में काशी एक स्वतंत्र प्रांत था, लेकिन बाद में कौशल का अंग बना और वो फिर बाद में मगध साम्राज्य का एक हिस्सा बन जा रहा है। तो ये जनपदों की आंतरिक सामाजिक राजनीतिक संरचना में होने वाले निरंतर परिवर्तनों का परिणाम था। समकालीन ग्रंथों में खेतिहर जमीन को महत्वपूर्ण संपत्ति बताया गया है और यहाँ चावल की किस्मों पर उतने ही विस्तार से चर्चा की गई है जितने विस्तार से उत्तर वैदिक काल में गाय की किस्मों पर चर्चा की गई है। तो नतीजा क्या निकला कि यहाँ पर एक नए नए समूह उभर करके आ रहे हैं और जो वैदिक और उत्तर वैदिक व्यवस्था से इतर ये नए समूह बन रहे हैं, उसमें सबसे अहम है गहपति। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास गहपति शब्द बड़ी प्रामाणिकता के साथ और बार बार आया है। इसका आशय हुआ कि ये भूसंपन्न पारिवारिक इकाई का मालिक इसको कहा जाता था। एक ब्राह्मण गहपति के पास इतनी जमीन थी कि उसे जमीन की जुताई के लिए 500 हलों की आवश्यकता थी। ऐसा विवरण जो है तत्कालीन समसामयिक ग्रंथों में मिलता है। तो आप समझिए कि गहपत की हैसियत कितनी बड़ी थी। उत्तर वैदिक काल में भूम कुलों की सामूहिक संपत्ति होती थी, लेकिन 6 बीसी तक क्षत्रिय और ब्राह्मण शासक कुलों ने इसे अपने नियंत्रण में कर लिया। वैदिक पीरियड में जहां पर भूमि पर राजन अधिपत्य नहीं रखता था बल्कि अपने कुल पर शासन करता था, उत्तर वैदिक काल में यह थोड़ा और जटिल हुआ। लेकिन यहां तक आते आते 6ठी से 4ठी बीसीई के आसपास सीधे सीधे जो है गहपत भूमि पर नियंत्रण करने लगा। और सबसे मजे की बात यह है कि जो गहपत है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक गहपत के पास इतनी जमीन थी कि उसको 500 बैलों की खेती की जरूरत पड़ती थी। तो वो खेती तो खुद नहीं कर सकता था, उस खेती के लिए कर्मकार की जरूरत थी, दासों की जरूरत थी, कृषकों की जरूरत थी। तो प्रायः जो युद्ध हुआ करते थे उसमें जो पराजित होते थे उनको दास बना लिया जाता था, उनको कृषि कार्य में उपयोग लाया जाता था। तो गहपत अपनी जमीन पर फसल उगाने का काम दासों से कराते थे, कर्मकारों से कराते थे और सबसे बढ़कर शूद्रों से करवाते थे। अब अतिरिक्त खाद्य उत्पादन शूद्रों, कर्मकारों और दासों को नहीं मिलता था बल्कि गहपत को मिल रहा था। और गहपत इस महाजनपद काल तक आते आते मजबूत स्थिति में आ गया। क्यों? क्योंकि उत्पादन एक तरफ बढ़ा और अधिशेष उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो अपने पास रख ले रहा है। दूसरा जो एक वर्ग यहाँ पर पैदा हो रहा है इस समय पर, वो व्यापारी है। एक महत्वपूर्ण व्यापारी वर्ग का उदय संभवतः गहपत वर्ग से हुआ, ऐसा तत्कालीन बौद्ध साक्ष्यों से पता चलता है। होता क्या है कि उत्पादनों को बेचकर इन्हें कुछ धन इकट्ठा करना और जिसे व्यापार के लिए फिर से इस्तेमाल करना, तो वही गहपत धीरे धीरे गहपत वर्ग से ही कुछ लोग व्यापार वर्ग की तरफ उन्मुख हो गए। और बौद्ध स्रोतों में व्यापारियों को सेट्टी कहा गया है। त्रिपिटक में बौद्ध स्रोतों में व्यापारियों को सेट्टी कहा गया है, जिसका आशय होता है कि जिसके पास सर्वोत्तम है। इससे यह सिद्ध होता है कि धन का लेन देन करने वाले व्यक्तियों को समाज में काफी प्रतिष्ठा एवं शक्ति प्राप्त थी। ध्यान देने वाली बात है कि जिस काल युग की चर्चा आज की व्याख्यान में हम कर रहे हैं, इसमें व्यापारियों को गहपत व्यापारियों के संदर्भ में जहां बौद्ध धर्म उनको प्रतिष्ठित स्थिति में देखता है, उनका सपोर्ट करने के मूड में है, वहीं ब्राह्मण धर्म ग्रंथ इन व्यापारियों को अभी भी बहुत ही हेय दृष्टि से देखते हैं। अन्य बातों में अगर हम देखें कि 6 बीसी तक व्यापार वाणिज्य आर्थिक गतिविधियों का एक स्वतंत्र तंत्र बन चुका था। मतलब व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियां खास करके उत्तरापथ श्रावस्ती को केंद्र बना करके इधर पैठान तक और उधर तक्षशिला तक ये बखूबी जारी थी और व्यापारी काफी मजबूत स्थिति में आ गए थे। ये जो सेट्टी होते थे ये अपने सिक्के ढलवाते थे, जिसकी चर्चा भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम आगे करेंगे। और तीसरा जो मुख्य वर्ग था वो शासक था, गहपति, सेट्टी या व्यापारी, और तीसरा यह शासक हो गया। ये शासक कौन थे? महाजनपदों के राजनीतिक स्वरूप में अब व्यापक परिवर्तन आ रहा है। पूर्व काल में
वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक काल में 1500 से 1000 के आसपास हम राजा को राजन कह रहे हैं। वो राजन अपने कुल पर शासन कर रहा है। राजन का क्षेत्रीय अवधारणा पर शासन करने का अभी कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ था वो ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे क्षेत्रीय लगाव हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि किसी क्षेत्र पर राजा, वहां पर अभी संकल्पना तक नहीं आई है, राजन के पास स्वतंत्र कर वसूली की कोई व्यवस्था की नहीं थी, राजन की अपनी कोई सेना नहीं होती थी। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, तमाम स्रोतों में राजाओं का उल्लेख राजा के विशिष्ट क्षेत्र में शासन करने और नियमित कर वसूली करने की व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। राजन अब अस्थाई सेना रख रहा है और अतिरिक्त उत्पादन का ज्यादातर हिस्सा वो इकट्ठा कर ले रहा है, और इस अतिरिक्त उत्पादन को हथियाने में राजा अपने सैनिकों का प्रयोग कर रहा है। राजा के सैनिकों की ताकत को बढ़ाने में वो लोहा भी बहुत अहम स्थान रखता है, जिसका अब बखूबी हथियारों को बनाने में प्रयोग किया जाने लगा था। अस्थाई सेना का आशय स्थानीय किसानों पर बलपूर्वक नियंत्रण था, पड़ोसी राजाओं और जनता पर निरंतर झगड़े होते रहना है। देखिए कि एक जब वैदिक पीरियड था तो वहां पर राजन का झगड़ा जो है चारागाहों के लिए और मवेशियों के लिए हो रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास अब राजा मवेशियों के लिए झगड़ा नहीं कर रहा है, वो राजा अब क्षेत्र विस्तार के लिए झगड़ा कर रहा है। अधिशेष उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा जबरन इकट्ठा कर लेने के लिए झगड़ा कर रहा है। और मजे की बात है कि उसको इस अधिशेष उत्पादन की आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल अब राजा जो है बड़े बड़े बल यज्ञों को अंजाम दे रहा है, और उसमें नाम और यश दोनों कमाने का उसका एक तरह से महत्वाकांक्षा है, जिसकी वजह से वो अब कुल संबंधों से विच्छेद करके जनता को एक तरह से उससे ज्यादा हिस्से को अधिग्रहित करने का प्रयास करने लगा। अब क्षेत्रों के लिए जो दूर हो रहा है, कर वसूली के लिए कर्मचारियों का उल्लेख बार बार जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के स्रोतों में मिलता है। एक अधिकारी के नाम आया है भागदुध नामक कर्मचारी, जो भूमि का जो है कर वसूली करता था। ऐसे ही सर्वे करने के लिए, भूमि सर्वेक्षण के लिए राज्य गहक एक अधिकारी का नाम मिलता है। मतलब देखिए कि कैसे कैसे संस्थाएं अब फॉर्म हो चुकी थी। ऐसे में हम देखते हैं कि 6 BCE तक एक नए प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था पनप चुकी थी। वो व्यवस्था कौन सी थी कि पहले जहां जनजात का मुखिया शत्रु क्षेत्रों पर आक्रमण करके लूट का छोटा सा हिस्सा अपने साथियों में, अपने पास रख करके साथियों में बांट देता था। लेकिन अब एक राजा आसीन था जिसके पास सेना थी, जिसे वेतन किसानों से वसूले राजस्व से दिया जाता था। अब राजा की शक्ति वंश समूहों को तोड़ने तथा सक्षम व्यक्तियों को मान्यता देने पर आधारित थी। वो वंश समूह को तोड़ने का मतलब क्या है? दरअसल राजन कुल यानी विश्व पे ही शासन करता था, अपने गोत्र पर शासन करता था। लेकिन जब क्षेत्रीय अवधारणा आ गई तो वो गोत्र से अपने को अलग कर दिया और उसमें तमाम व्यक्तियों को भी समाहित करने का प्रयास उसने किया। महाजनपद की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में जनपद और उसके बाद जनपद महाजनपद में तब्दील होते गए। ये एक तरह से बदलाव था। एक नई राजनीतिक भौगोलिक इकाइयां थी महाजनपद, और जिसमें गहपति, व्यापारी तथा शासक एवं शासित के बीच संबंध के नए प्रतिमान दिखाई पड़े। ये नए प्रतिमान क्या हैं, इसको समझना जरूरी होगा। नए प्रतिमान ये हैं कि एक व्यापारी वर्ग का उदय इस युग की विशेषता थी। शासक वर्ग का उदय एक तरह से जो भौगोलिक सीमा पर शासन कर रहा है, अधिशेष को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर रहा है। उस अधिशेष को इकट्ठा करने के लिए जिसके पास कर्मचारियों का पूरा एक श्रेणी क्रम है, बलात् जबरन वसूलने के लिए सेना भी है, यह महाजनपद के शासकों की एक तरह से ऐसी विशेषताएं हैं जो पूर्व के ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के शासकों से उसको अलग करती हैं। और ये जो पूरा का पूरा बदलाव है, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। एक कहानी है कि जीवक के संदर्भ में आप लोगों को समझना चाहिए कि जीवक एक बहुत बड़ा वैद्य था,
और प्रसिद्ध वैद्य जीवक की कथा बुद्ध के समय से ही प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथों में इसको बहुत सम्मान के साथ वर्णित किया गया है। होता क्या है कि राजगीर, जिसे हम राजगीर भी कहते हैं, आधुनिक में उसको पटना कहते हैं, एक अभय नाम का राजकुमार रहता था। सड़क पर वो टहल रहा था कि एक परित्यक्त स्त्री से एक बच्चा पैदा हुआ था और वो शिशु देखा उन्होंने, अभय ने। अभय उसको राजमहल लेके आए और उसका पालन-पोषण किया। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसने ये निर्णय लिया कि भई मुझे पढ़ाई करनी है और वैद्यकी की पढ़ाई करनी है। और उस समय तक्षशिला इस मामले में एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में पंजाब के पास था। तो जीवक का प्रवेश तक्षशिला में हो गया। 7 वर्ष तक कठोर साधना से उसने वैद्यकी की पढ़ाई करी। वैद्यकी पढ़ने के बाद जब वो अपने घर की ओर चला, तो उसके गुरु ने उसकी परीक्षा ली और परीक्षा ली और जीवक को कहा कि भई आप तक्षशिला के इर्द-गिर्द जा कर के तलाशो कि क्या कोई ऐसी कोई जड़ी-बूटी है जो किसी बीमारी के काम ना आ सके। और जीवक निकला और बड़ी शिद्दत से तक्षशिला के इर्द-गिर्द काफ़ी शिद्दत से उसने खोजबीन की और लौट करके आकर के अपने गुरु को बताता है कि ऐसी कोई भी जड़ी-बूटी मुझे नहीं मिली, जो औषधि के काम लायक ना हो। गुरु बहुत प्रसन्न हुए और उसको वैद्य की डिग्री दी और फिर वहाँ से शिक्षा-दीक्षा कर करके जीवक फिर से राजगृह की तरफ चला। जब वो राजगीर की तरफ चलता है तो रास्ते में उसको पता चलता है कि कोई एक बड़ा शेट्टी है जो असाध्य बीमारी से पीड़ित है। जीवक के पास पैसे भी खत्म हो गए थे। वो जाते हैं, उसका इलाज करते हैं और बहुत बेशकीमती अनुदान वो शेट्टी जीवक को देता है। जीवक वहां से फिर राजगीर की तरफ चलते हैं और वहां पर पाटलिपुत्र का राजा था बिंबिसार, उसके दरबार में जाते हैं। बिंबिसार उसको अपना राजवैद्य भी बनाता है और वैद्यकी के क्षेत्र में उस समय का जीवक का बड़ा नाम था। यहाँ तक कि बिंबिसार ने अपने समकालीन मित्र महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए भी अनेकों बार जीवक को भेजा और जीवक बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभाव में आकर के तमाम अनुदान बुद्ध को दिया। अब यहाँ पर दरअसल इस कहानी को आपसे साझा करने का उद्देश्य ये है कि ये कहानी अपने आप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दरमियान जो अ, अ, चीजें बदल रही हैं, उनका बखूबी संकेत देती है। जैसे तक्षशिला से पाटलिपुत्र के बीच की करीब 2000 के आसपास किलोमीटर की दूरी, सेट्टी एक व्यापारी वर्ग, वैद्यकी एक ऐसा पेशा जो पढ़ाई और उसके बाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, चिकित्सा के इलाज की एक नई तकनीक और वैद्यकी के साथ साथ जीवन यापन के लिए उससे कुछ पैसे भी मिल रहे हैं। और इसी में महात्मा बुद्ध का भी विवरण आता है, जो बाद में एक तरह से नए दर्शन, बौद्ध दर्शन और एक तरह से सामाजिक सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, उनका भी विवरण आते हैं। तो यहाँ ये जो कहानी है ना, ये वास्तव में वैदिक व्यवस्था से इतर एक नए सामाजिक ताने-बाने की ओर संकेत करती है। वो ताना-बाना क्या है कि पहले के समय पर जहाँ काबिलाई युद्ध होता था, पशुचारण होता था, निरंतर घुमंतू जीवन था वैदिक समझ के लोगों का। और यहाँ पर क्या है, व्यवस्था स्टेबलिश्ड है। राजा अब एक क्षेत्र की अवधारणा पर काम कर रहा है। राजा के दरबार में वैद्य भी है। व्यक्ति यानी बच्चे को पढ़ाई की किस विधा को चुनना है, इसकी स्वतंत्रता भी है। और जो महाजनपद है, उसका विस्तार पाटलिपुत्र से और कम से कम तक्षशिला की एरिया तक एक व्यापक व्यापारिक मार्ग या आवागमन के रास्ते की भी जानकारी यहाँ से हो रही है। तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा बदलाव है जो इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं और इसको सत्य मान सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि दोनों समय की स्थितियों में मूल अंतर क्या है। आरंभिक वैदिक समाज में एक जैसे पशुपालन की बात कहा मैंने, बलि चढ़ाने की प्रथा वहां पर बार बार देखी जा रही थी। पुरोहितों का उल्लेख बार बार आ रहा है वैदिक व्यवस्था में। चारागाहों की तलाश में पंजाब और इसके इर्द गिर्द ही आर्य भटक गए। आर्य का विस्तारीकरण नहीं हुआ था। जबकि दूसरे पक्ष में हम देखते हैं कि ये जो जीवक की कहानी है, ये विकसित शहरी बस्तियों की तरफ
संकेत कर रही है। वैद्यकीय पेशा एक मान्य पेशा था। व्यापारी, राजा, बुद्ध, जीवन, बिहार से लेकर के पश्चिमी पंजाब तक की उसकी यात्रा, ये सब क्या है, नए प्रतिमान की ओर इंगित कर रहे हैं। जो ये बदलाव छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक गांवों की स्थिति में क्या बदलाव आया। अब गांव ऐसी बस्तियां थीं जहां पर लोग खेती करते थे। यह पशुपालन से खेतिहर समुदाय में परिवर्तन की ओर संकेत करता है। वैदिक व्यवस्था के जो गांव थे, कुल थे, वो गांव हमेशा चालायमान थे। वो चारागाहों के खोज में निरंतर गतिशील रहते थे और वो जो पूरा कुनबा था वो चलता रहता था। यहाँ पर आते आते ये गांव स्थिर हो गए हैं और कृषि कार्य में लग गए हैं, तो पशुचारण समाज खेतीहर समुदाय में बदल गया। ये पहली चीज। शहर कस्बों में भी इस तरह से बदलाव इस युग में देखने को मिलता है। वो क्या है कि इस युग में कई प्रकार के शहर एवं कस्बे हमें दिखते हैं। जैसे 16 महाजनपदों की सूची जो है खास करके आगंतुर निकाय में दी गई है। और मजे की बात है कि ये जो बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय है, इसमें 16 महाजनपद का जो विवरण है वो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से लेकर के पूर्वी बिहार और हिमालय के तराई क्षेत्रों से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैले हुए इन 16 महाजनपदों की पूरी सूची मिलती है। और इसमें अगर देखें तो कुछ प्रमुख शहर हैं इन महाजनपद के, उनके नाम, जैसे काशी का नाम लिया जाता है और काशी सबसे पुराना शहर है, जिसे अभी राजघाट की खुदाई में इसके अवशेष भी मिले हैं बनारस में। और ये सूती वस्त्र का केंद्र था। घोड़ों का व्यापार यहाँ पर बहुत सुगमता से होता था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए गेरुए वस्त्र यहीं पर बनते थे। और सबसे बढ़कर कि काशी से ही जैन के 23वें गुरु जो है पार्श्वनाथ का नाम जुड़ा है। और महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ, वो खास करके काशी बनारस के क्षेत्र में ही स्थित है। एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में बौद्ध, जैन और खास करके हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में काशी बनारस आज स्थित है। ऐसे ही कौशल प्रसेनजीत के मित्र थे और समकालीन थे। और 16 महाजनपदों में आपका वत्स है, अंग है, सूरसेन है, मगध है, गंधार है, अवंती है, बज्जी है, पंचाल है, कुरु है। ऐसे 16 महाजनपद इतिहास में इनका विवरण मिलता है। हमें यह समझना होगा कि छठी शताब्दी बीसी के आसपास का जो समाज था वो कैसा था। तो समाज के मामले में ये कहा जाता है कि जब ऐतिहासिक भारत में प्रथम बार नगर अस्तित्व में आए, एक तरह से साक्षर परंपरा का प्रारंभ इसी युग से शुरू हो रहा है। समाज में लेखन कला का विकास इसी समय से शुरू हो रहा है। और भारत की जो सबसे प्रारंभिक लिपि थी ब्राह्मी, वो वास्तव में इसी समय से शुरू हो रही है। लेखन के कला के विकास में वो जो चीजें अभी तक गुरु शिष्य परंपरा में गुरुओं द्वारा शिष्यों को, फिर शिष्य ने अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना शुरू किया, वो परंपरा एक तरह से लिपिबद्ध होने की परंपरा इस लेखन कला के विकास से प्रारंभ हुई। तो 6th सेंचुरी बीसी से लेकर के 4th सेंचुरी बीसी के आसपास में ये लेखन कला ने खास करके ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान किया। इसमें अब बहुत ज्यादा हेरा फेरी होने की संभावना कम रहती थी। ये अंदेशा हमेशा बना रहता था कि गुरु शिष्य को जो चीजें बता रहा है वो हूबहू वही चीजें अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर पा रहा है कि नहीं। लेकिन लेखन कला के विकास ने इस समस्या से निजात दिला दी। दूसरा बदलाव क्या आ रहा है कि इस युग में एक तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या जिनको गृहपति कहते हैं, और शूद्र जिनको निम्न पायदान पर रखा गया था, ये 4 पायदान अभी भी दिखते हैं। क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था के तहत दूसरे स्थान पर था और समाज में शासक वर्ग माना जाता था। और तमाम राजवंशों की शुरुआत इन क्षत्रियों ने की, वहीं से थे। जैसे शाक्य हो गए, कौशल हो गए, क्षत्रिय, बुद्ध भी क्षत्रिय थे, जैन के महावीर स्वामी भी क्षत्रिय थे। उसी तरह से ईश्वर एवं इंसान के बीच मध्यस्थता का कार्य करने वाले को ब्राह्मण कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में तो उनके कार्यों का भी विवरण
बहुत स्पष्टता से दिया गया है। वैश्य जिन्हें गृहपति कहते थे, ये पशुपालन, कृषि एवं व्यवसाय से जुड़े हुए थे। सेठी एक बहुत सम्मानित शब्द था, और जिसके पास सर्वश्रेष्ठ हो, सब कुछ हो, उसको सेठी, एक नया वर्ग इस युग में उभर करके आया। अनाथ पिंडक का नाम आता है खास करके बौद्ध धर्म ग्रंथों में, जो एक बहुत बड़ा सेठी था। बुद्ध को जेतवन विहार दान में दिया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, अपने मेहनत से कमाए गए धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया था। और नीचे के पायदान पर शूद्र थे, जो वैदिक व्यवस्था के कुटुंबीय संबंधों के हास यानी हरास से ये वर्ण सबसे अधिक हानि में रहा। जब हम कहते हैं कि वैदिक व्यवस्था का जो कुटुंबीय सिस्टम था, उसका पतन इस 6th सेंचुरी बीसी के आसपास हो रहा है, तो उसका आशय यह है कि ऋग वैदिक व्यवस्था में और कमोबेश उत्तर वैदिक काल तक ये कुटुंबीय सिस्टम विद्यमान था। राजा अपने कुल पर शासन करता था, और उस कुल में जो है कोई छोटा बड़ा नहीं होता था। राजन की महत्वपूर्ण स्थिति जरूर थी, लेकिन अन्य के साथ कोई विभेद नहीं होता था। लेकिन यहाँ आकर के राजा ने अपने को क्षेत्रीयता से जब जोड़ दिया, तो कुटुंब की जो अवधारणा थी वो हरास हुई, और फिर धन का संग्रहण एक व्यक्ति के पास होने लगा। तो ये यहाँ पर देखने की जरूरत है। स्त्रियों की दशा के बारे में अगर देखें, तो ये जो कालक्रम है 6 से 4th बीसीई का, इसमें स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं मानी जा सकती। पुरुषों की तुलना में उन्हें हे दृष्टि से देखा जा रहा है। बौद्ध संघों में भी उन्हें पुरुषों से नीचे समझा जा रहा है। संपत्ति से संबंधित उत्तराधिकार के नियमों में उनकी अनदेखी की जा रही है। आदि आदि ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। अब आइए हम जरा देखते हैं कि इस कालक्रम में अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप था। तो यहाँ हम देखते हैं कि राजतंत्र की स्थापना और समाज में श्रेणी पद्धति सबसे महत्वपूर्ण स्थान ले चुकी थी। नई कृषि व्यवस्था ने कृषकों के जीवन यापन को साथ साथ उस वर्ग को भी साधन प्रदान कर सकी जो सीधे कृषि से जुड़ा नहीं था। आशय यह है कि उस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की स्थितियों में कृषि ही मुख्य पेशा था, पशुपालन मुख्य पेशा था। लेकिन इस युग में आते आते कृषि कार्यों से इतर वाणिज्य व्यवसाय और जैसी गतिविधियों में भी एक वर्ग लगा है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब कृषि का अधिशेष का खास करके शहरी अर्थव्यवस्था की तरफ जाता रहे, और ऐसा इस युग में दिखाई पड़ता है। कारण कि जैसे मठों की व्यवस्था को हम देख लें, तो पूरी मठों की जो व्यवस्था है वो दान दक्षिणा पर ही आधारित है। अब दान दक्षिणा पर और भिक्षावृत्ति पर जो मठ संचालित हो रहे हैं, बाद के वर्षों में तो बड़े बड़े ग्राम अनुदान भी उनको दिए जाते हैं। वास्तव में वो गैर कृषि कार्यों में रत जनसंख्या का पालन पोषण इस पद्धति पर हो रहा है। ये दिखाता है कि अतिरिक्त अधिशेष उत्पादन हो रहा है, जो उत्पादन में जुड़े लोगों की मतलब भूख को समाप्त करने के साथ साथ अतिरिक्त लोगों को भी पेट की भूख को समाप्त मतलब शांत कर सकता है। अच्छा, इसके पीछे के कारणों का अगर विश्लेषण करें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो अतिरिक्त अधिशेष पैदा हो रहा है, और वो अधिशेष गैर कृषि कार्यों में लगे लोगों के लिए शहरों की तरफ जा रहा है, तो उसके पीछे का जो मेन कारण है वो ये है कि जैसा मैंने अभी कहा कि वास्तव में लोहे का व्यापक उपयोग जंगलों को साफ करने, कुल्हाड़ियों के माध्यम से, और लोहे के फालों से गहरी खुदाई, पहली चीज, और दूसरी चीज धान की रोपाई की पद्धति, ये इस कालक्रम की सबसे महत्वपूर्ण थी कि धान को एक जगह पहले उगा करके फिर वहां से निकाल करके दूसरी जगह रोपा जाता था। इससे क्वांटिटी उत्पादकता की बढ़ गई, और इस उत्पादकता में वृद्धि ने जो है शहरी वर्ग को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया, जिससे शहरी वर्ग का विस्तार हुआ। अगर व्यापार की बात करें हम, तो देखते हैं कि रेशम, मलमल और सुगंधित द्रव्य की बात करते हैं, हाथी दांत की बनी हुई वस्तुओं की बात करते हैं। इन देशों का आयात निर्यात यहाँ से होता था, और व्यापारी पूरे देश में जो है नदी मार्गों से यात्रा करते थे। इसके
प्रामाणिक साक्ष्य मिले हैं। और पूर्व में जैसे ताम्लुक की बात आती है और पश्चिम में भड़ौच की बात आती है। भड़ौच से समुद्री यात्राओं में विदेशों में श्रीलंका और बर्मा तक यहाँ के व्यापारी जाते थे। ऐसे 4 प्रमुख मार्गों की बातें जो है बौद्ध धर्म ग्रंथ करते हैं, उस 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। पहला मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे श्रावस्ती से प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान पैठान जो महाराष्ट्र में स्थित है, लंबा मार्ग था। दूसरा श्रावस्ती से राजगृह तक जाता था। राजगृह वर्तमान पाटलिपुत्र पटना ही है। और तीसरा जो था वो हिमालय की तलहटी से होते हुए तक्षशिला और फिर श्रावस्ती को जोड़ता था। तक्षशिला के उस जो रूट है उसी रूट पर जो है जीवक भी यात्रा करके राजगृह से तक्षशिला तक गया था और जाकर के वैदिकी की शिक्षा प्राप्त करा था। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है काशी से पश्चिम तटों का मार्ग। वास्तव में ये जो व्यापारिक मार्ग हैं ये इस बात को इंगित करते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक तो पशुपालन की जगह कृषि एक अस्थायी पेशा बन चुकी थी और कृषि में नई तकनीकों ने, लोहे और रोपाई की स्थिति ने उत्पादकता को बढ़ा दिया और इस अतिरिक्त अधिशेष उत्पादन को राजा संग्रहित कर रहा है, जिससे वो ताकतवर भी हो रहा है। और राजा ने जो गहपति जिसकी चर्चा कर चुके हैं, इसने वाणिज्य व्यापार को भी प्रशय किया। तो एक नया वर्ग गहपति या जिसको सेट्टी कहते हैं वो बड़े बड़े कस्बों में रहने लगा और वो वाणिज्य व्यापार एक निश्चित रूट पर करने लगा। और इसकी प्रामाणिकता जो है कुछ सिक्कों से भी होती है कि वस्तु विनिमय पहले होता था और अब क्या था, वस्तु विनिमय की जगह पर क्रय विक्रय के लिए सिक्कों का प्रयोग हो जा रहा है, जिनको बौद्ध ग्रंथों में जो है कहपण कहा गया है, कर्षपण कहा गया है। यह सिक्का प्रचलन में था, यह चांदी और तांबे का होता था, जिस पर व्यापारी अथवा शिल्पी संघ की मुहर लगी करती थी। तमाम सेट्टियों ने, कुछ सेट्टियों ने अपने स्वतंत्र सिक्के ढलवाए थे, ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। अच्छा, 6ठी शताब्दी बीसी में भारत में राजनीतिक परिस्थितियों में भी एक तरह से बदलाव आया। महाजनपद, राजा की शक्ति का उदय हो रहा है और क्षेत्र की अवधारणा से राजा जुड़ रहा है। नगर की उत्पत्ति 2 निर्णायक प्रक्रियाओं की परिणाम थी। हमने चर्चा करा कि लोहे का प्रयोग और धान की रोपाई की तकनीक से गंगा घाटी में पैदावार बढ़ी और जनसंख्या वृद्धि हुई, जिससे कस्बे और नए नए नगरों का उदय हुआ। और दूसरी सबसे अहम प्रक्रिया थी कि 6 बीसी में समाज की आंतरिक संरचना में परिवर्तन आ रहा है। ये आंतरिक संरचना क्या है? शासक जातियां क्षत्रिय एवं ब्राह्मण गहपत के साथ मिलकर के अतिरिक्त खाद्य उत्पादन और अन्य सामाजिक उत्पाद पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। ये कई तरफ इशारा कर रही है। जिन स्थानों पर धनी व ताकतवर लोग रहते थे उनको शहर या नगर कहा जाता था, और जबकि व्यापारी वर्ग मजबूत हुआ इस युग में, क्योंकि बुद्ध भी प्रकारांतर से व्यापारियों को सपोर्ट करते थे। बदले में वो तमाम बड़े बड़े व्यापारी बुद्ध को भी धार्मिक अनुदान देते थे और उनको जो है उनके मठों के लिए दान देते थे। शूद्रों की स्थिति में गिरावट के चीजें देखी रही हैं और शहरी अर्थव्यवस्था ने शिल्प व्यापार को एक तरह से गति दी इस युग में। आगे हम देखते हैं कि वास्तव में जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में समाज, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हुआ, उसमें राजनीति में तो हम देखते हैं कि राजन की जगह राजा ने ले ली। राजन जो अपने कुल पर शासन करता था, अब वो क्षेत्रीय अवधारणा उसकी बलवती हो गई। पहले जहां अतिरिक्त अधिशेष राजन इकट्ठा नहीं कर पाता था, अब क्षेत्रीय अवधारणा के बलवती होने से राजा ने अपने कुछ कर्मचारियों की मदद से, अस्थायी सैनिकों की मदद से, अपनी ताकत की मदद से अतिरिक्त अधिशेष उत्पादन को हड़प लिया, जिससे राजा ताकतवर होने लगा। पहले 6 शताब्दी ईसा के पूर्व जहां राजन
अपने कुल की रक्षा के लिए, अपने गायों की रक्षा के लिए, चारागाहों के लिए निरंतर युद्धरत है, वहीं इस समय तक आते-आते राजा अपनी मान प्रतिष्ठा और खास करके क्षेत्रों को अधिक से अधिक अपने साम्राज्य में मिलाने की जिज्ञासा के चलते निरंतर युद्ध कर रहा है। ये चीजें अर्थव्यवस्था में देखते हैं तो जहां पर पशुपालन मुख्य आधार था, गायें मुख्य आधार थी, यहां पर कृषि मुख्य पेशा हो गया और कृषि के साथ साथ वाणिज्य व्यापार की गतिविधियां भी निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रही हैं और कृषि के अतिरिक्त उत्पादन ने उस वाणिज्य व्यापार की गतिविधियों को सपोर्ट किया और जो जन थे जनपद में बदले, जनपद में बदले और ये जो भी 4 रूटों की मैंने चर्चा करी थी, इनसे जो है आंतरिक व्यापार सुगमता से फल फूल रहा था और अंत में हम देख रहे हैं कि राजा के स्थितियों में इस बदलाव ने सामाजिक ताने बाने को भी बदल करके रख दिया। वो सामाजिक ताना बाना क्या था जो बदलावों के दौर से गुजरा। पहली चीज कि वैदिक व्यवस्था में और उत्तर वैदिक अवस्था में आते आते वर्ण व्यवस्था जहां जन्मना हो गई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो गई थी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते उसको एक मजबूत चुनौती मिलने लगी। वो मजबूत चुनौती वास्तव में जो विभिन्न प्रकार के तबके नई आर्थिक स्थितियों में उभर के आए उसकी वजह से मिलने लगी। वो नए तबके क्या थे कि दरअसल जब क्षेत्रीय अवधारणा राजा की बढ़ गई और राजा के लिए क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया और क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए उसको ताकत उसकी महत्वपूर्ण हो गई, उसकी अस्थाई सेना हो गई, तो राजा जो है अब अपनी स्थिति को उत्कृष्ट स्थिति में देखना चाहता है। दूसरी स्थिति जो है गहपति से वणिक वर्ग का उदय हुआ। ये सेट्टी व्यापारिक वर्ग जो थे, ये दरअसल राजा के साथ साथ व्यापारी भी जो है एक बहुत बड़ी हस्ती हुआ करते थे। वो राजाओं को भी अनुदान दिया करते थे, उनकी अपनी मुद्राएं होती थी, उनकी वजह से बड़े बड़े कस्बों का जो सेकंड अर्बनाइजेशन जिसको कहते हैं, द्वितीय शहरीकरण, उसमें वाणिज्य व्यापार की गतिविधियों ने बहुत अहम रोल निभाया। ये बदलाव देखने को आता है। तो समाज में सेट्टी यानी गहपति वर्ग आ रहा है, शासक वर्ग आ रहा है और वर्ण व्यवस्था की जो प्राचीनतम स्थिति थी उसमें जो है शूद्रों की स्थिति और धीरे धीरे बदतर हो रही है। दास और कर्मकार से जबरन श्रम लिया जा रहा है और अतिरिक्त उत्पादन राजा हड़प रहा है। एक तरह से राजा की चक्रवर्ती स्थिति मजबूत होती जा रही है। अन्य लोग एक तरह से अच्छी स्थिति में नहीं है। महिलाओं की भी बहुत अच्छी स्थिति इस युग में नहीं कहा जा सकता। आर्थिक व्यवस्था में देखते हैं तो आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा की चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। करशासन एक मुद्रा के रूप में की मतलब एक शुरुआत यहाँ पर इसी युग से हो रही है और चांदी और तांबे के ये मुद्रा बन रहे हैं जो व्यापारी यानी सेट्टी लोग अपने मुहर से इसको बनाते थे और ये सारी चीजें मेन बदलाव यहाँ पर दिख रहा है। आगे हम देखते हैं कि वास्तव में ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इन्हीं पृष्ठभूमि में बौद्ध एवं जैन धर्म का विकास हो रहा है। बौद्ध एवं जैन धर्म का विकास इसी सामाजिक पृष्ठभूमि में हो रहा है। बौद्ध विचारधारा वास्तव में वैदिक विचारधारा की जटिलता की वजह से ही हो रही है। ये वैदिक विचारधारा की जटिलता क्या थी? अत्यधिक यज्ञ कर्म कांड, बलि व्यवस्था का और प्रभावी हो जाना, वणिक व्यवस्था को इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में प्रमुख स्थान न मिलना और नए नए सामाजिक वर्गों का उदय हो जाना, जैसे व्यापारियों का उदय हो जाना, श्रेष्ठियों का उदय हो जाना। क्षत्रियों ने एक समय पर आकर के ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को इनकार कर दिया। आप देखें कि बुद्ध और जैन धर्म दोनों क्षत्रिय वर्ग से निकल रहे हैं और इन्होंने जो है ब्राह्मणों की वर्चस्व को इनकार कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन नए धार्मिक विचारों का उद्भव उस युग की प्रचलित सामाजिक आर्थिक धार्मिक परिस्थितियों में ही निहित था। वो सामाजिक धार्मिक आर्थिक परिस्थितियां क्या थी कि जैसे वैदिक धर्म पद्धति जटिलता और अर्थहीन हो गई थी, बलि एवं अनुष्ठान बड़े पैमाने पर हो रहे थे,
बड़े समुदाय के बिखरने से आयोजनों में लोगों की भागीदारी कम हो रही थी, जबकि समकालीन आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों ने भी सामाजिक समुदायों के उद्भव में मदद की। समाज में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता से असंतोष था। वैदिक कर्मकांडों की प्रासंगिकता समाप्त हो रही थी। ये बहुत मेन पॉइंट है कि वास्तव में जो वैदिक कर्म कांड हैं उनकी प्रासंगिकता इसलिए समाप्त हो रही है क्योंकि अब खेतिहर समुदाय अस्थायी रूप से कृषि के पेशे में जुड़ गया। राजा अब यज्ञों की बजाय क्षेत्रों के विजय में ज्यादा रुचि रखने लगा, और फिर राजा भी बल यज्ञ तभी कर पाएगा जब उसके पास अधिकाधिक अधिशेष संग्रहित होगा, तभी वो अपने वैभव को दिखा पाएगा। तो हम देखते हैं कि वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो परिस्थितियां हैं ना, उन्होंने जो है प्राचीन पद्धति को एक तरह से बेईमानी बना दिया, और उसी स्थिति में गौतम बुद्ध का उदय जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो रहा है। वो एक तरह से अवैदिक विचारधारा है, सनातन यानी वेदों को न मानने वाली विचारधारा है, और बुद्ध को तो एक तरह से सोशल रेवोल्यूशन का जनक भी माना जाता है, सामाजिक क्रांति का जनक भी माना जाता है। बुद्ध खुद राजघराने से थे, और राजघराने से होकर के उन्होंने तमाम सांसारिकता को त्याग करके जो है और कठोर तपस्या के पास जो है ज्ञान अर्जित किया। ज्ञान अर्जित करने के बाद पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया, और अपने उन्हीं ब्राह्मण भिक्षुओं को दिया जो उनके पहले सहानुयायी थे। बुद्ध की शिक्षा का जो मजनून है वो 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य क्या है? कि दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोधनी प्रतिपदा है, और दुख का अंत संभव है। मतलब 4 आर्य सत्य ही बुद्ध की शिक्षाओं का प्रमुख केंद्र है, प्रमुख वो केंद्र है। बुद्ध ने त्रिरत्न की बात की। बुद्ध धर्म संघ, अष्टांग मार्ग से कोई भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। उस वैदिक विचारधारा से इतर बुद्ध ने उद्घोष किया आत्मदीपो भव। अपने प्रयास से कोई भी व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। और बुद्ध ने जब 40 साल की उम्र में निर्वाण को प्राप्त किया तो बाकी का जीवन उन्होंने दुनिया मानवता को सदमार्ग पर लाने में लगा दिया। ये दरअसल उस युग की परिस्थितियां थीं जिनने बुद्ध जैसे व्यक्ति को उत्पन्न किया, और उस परिस्थितियों की जो सामाजिक बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने अपने उपदेश दिए। अगर देखा जाए तो बुद्ध की शिक्षाएं दरअसल बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एक तो मठ व्यवस्था की शुरुआत हुई, और मठ व्यवस्था की शुरुआत में बुद्ध और उनके बाद में ही बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिला। आप देखें कि बिंबिसार बौद्ध के समकालीन थे और दरबार में उनका सम्मान होता था। अनाथ पिंडक की बात करते हैं, अंगुलीमाल की बात करते हैं। बुद्ध, हाँ, ध्यान देना होगा कि बुद्ध ने अपने ज्यादातर उपदेश कस्बों, शहरों और बड़े नगरों में दिए, चाहे राजगिरी हो या श्रावस्ती हो, जिसको सहत महत कहते हैं, या जेतवन हो, वर्षावास में रखते थे और बुद्ध जाकर के वहां उपदेश देते थे। तो बुद्ध की शिक्षाएं और तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में जो वैदिक विचारधारा अप्रासंगिक हो गई थी, उसी को चुनौती बुद्ध ने दिया। उन्होंने पशु बलि को रोका, अहिंसा का सिद्धांत दिया, मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया, और सबसे बढ़कर आत्मदीपो भव का उद्घोष दिया। आत्मदीपो भव एक ऐसा स्लोगन है जो ये दिखाता है कि आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप, अच्छा, उस युग में जब बिना उपनयन संस्कार के कोई किसी कर्म धर्म को कर ही नहीं सकता था, तो बुद्ध का ये बहुत बड़ा उद्घोष था, और इसीलिए बुद्ध को एक तरह से सामाजिक सुधारक के रूप में देखा जाता है। जब बुद्ध जो है अष्टांग मार्ग की बात बताते हैं, तो अष्टांग मार्ग वास्तव में ये जरा मरण और जो द्वादश निदान है, इस चक्र से बाहर जाने का ही कहानी है पूरी। व्यक्ति अपने प्रयासों से इस भव बाधा से, इस जरा मरण से अपने को मुक्त कर सकता है। बाद में हम देखते हैं कि बुद्ध के मरने के बाद भी बुद्ध की उपदेशों को
संकलित करने के लिए बौद्ध संगीतियां बनाई जा रही हैं। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन 4 बौद्ध संगीतियों की स्थापना की गई है और उन 4 बौद्ध संगीतियों में बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया। ये त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। बाद के वर्षों में भारतीय दर्शन को और भारतीय समाज को इस बौद्ध धर्म ने कई योगदान से लाभान्वित किया। जैसे शून्यवाद की थ्योरी, विज्ञानवाद की थ्योरी बौद्ध धर्म से ही आई है। शंकराचार्य को तो प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। और बाद के वर्षों में कला में देखते हैं, चाहे सांची हो, भरहुत हो, अमरावती हो या अशोक के स्तंभ, ये बौद्ध कला यानी भारतीय कला के अद्भुत नमूने हैं जो कहीं न कहीं बौद्ध धर्म के भावों को अपने में समेटे हुए हैं। और गंधार कला शैली का विकास तो सर्वाधिक बौद्ध के समय पे ही हुआ है। तो हम देखते हैं कि वास्तव में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में, प्राचीन इतिहास में एक अहम पड़ाव है, जिसे हम द्वितीय शहरीकरण का युग कह सकते हैं, सेकंड अर्बनाइजेशन का युग कह सकते हैं। और 6th सेंचुरी BCE से लेके 4th सेंचुरी BCE के बीच का जो दौर है, उसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो बदलाव आ रहे हैं, वो पूर्व की वर्षों में गुणात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बदलाव राजनीतिक क्या था कि राजा की स्थिति अब कुल पर शासन करने की अपेक्षा एक क्षेत्रीय अवधारणा के रूप में क्षेत्रीयता पर राजा शासन कर रहा है। राजा सिर्फ कुल का मालिक ही नहीं है, बल्कि वो प्रजा का मालिक है, प्रजा के ऊपर शासन कर रहा है। और राजा की शक्ति को बढ़ाने के लिए, राजा की ताकत को बढ़ाने के लिए जो जनपद में बदले, जनपद महाजनपद में बदले, तो उन महाजनपदों के विस्तार के पीछे जो ताकत काम कर रही थी, वो उस भौगोलिक पृष्ठभूमि की खास करके जैसे लोहे का ज्ञान, और लोहे का ज्ञान पहले अस्त्र शस्त्रों में, फिर उसके बाद उसको कृषि कार्यों में उपयोग किया जाने लगा, जिससे राजा की ताकत बढ़ी और कृषि कार्यों में उपयोग करने से उत्पादन अधिशेष बढ़ा। जाहिर तौर पर उस अधिशेष उत्पादन से अब गैर कृषि कार्यों में लगा वर्ग भी जो है अपना दैनिक जीवन यापन कर सकता था। इससे एक तरह से नए वर्ग का उदय हुआ, गृहपति वर्ग नए वर्ग के रूप में उभर रहा है। इसी तरह से सेट्टी एक नए वर्ग के रूप में उभर रहा है और शासक वर्ग जो है अब बड़े बड़े शहरों की ओर उन्मुख हो रहा है। तो ये देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये लोहे के ज्ञान, कृषि के ज्ञान, रोपाई के खास करके उपयोग की वजह से एक तरह से एक सशक्त जो है शहरी वर्ग का उदय होता है। और यह शहरी वर्ग फिर वाणिज्य व्यापार की भी गतिविधियों को आगे बढ़ाता है और देशीय और अंतर्देशीय दोनों व्यापार के उदाहरण मिलते हैं। अभी 4 रूटों की मैंने चर्चा करी थी। अब जब यह वर्ग बन रहा है खास करके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो इसकी आर्थिक गतिविधियों में भी पूर्व की गतिविधियों की अपेक्षा बहुत भिन्नता है। वैदिक व्यवस्था में जहां पर हम पशुपालन, चारागाह, घुमक्कड़, खानाबदोशी जीवन की परिकल्पना संकल्पना करते थे, यहां पर क्या है, अस्थायित्व, कृषि एक पेशे के रूप में और कृषि से लेस एक तरह से अस्थायी गांव की संकल्पना हम देखते हैं। कृषि में अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर नए शहरों का उदय हो रहा है। अभी मैंने जीवक की पूरी कहानी आपको बताई और वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस कहानी में कहीं भी हेरफेर नहीं किया जा सकता। ये कहानी हमें बताती है कि उस समय बड़े शहर भी थे, एक तरह से दूर तक का रूट भी था जहां पर जाकर के हम एक पढ़ाई कर सकते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय की भी चर्चा आ रही है। वैद्यकीय पेशा के चुनाव के लिए यहाँ पर एक तरह से विद्यार्थी स्वतंत्र है। वैद्यकीय पेशे का उसका गुरु परीक्षण कर रहा है। कितनी बड़ी बात चरक ने कही कि हमें तक्षशिला के इर्द गिर्द ऐसा कोई वनस्पति नहीं मिली जिससे कोई असाध्य रोगों का इलाज ना संभव हो।
बहुत बड़ी रात थी। और फिर जब जीवक चलता है तो आकर के एक तरह से सेट्टी का इलाज करता है, उससे धन प्राप्त करता है। ये वाणिज्य व्यापार की गतिविधियों को एक तरह से इलाज के बदले धन लेने की बात की पुष्टि हो रही है। वो बिंबिसार के दरबार में जा रहा है। राज दरबार एक तरह से वैदिकी के पेशे वाले व्यक्ति को अपने दरबार में आश्रय दे रहा है, इसकी पुष्टि हो रही है। वो वैद्य राजा के कहने पर बुद्ध का इलाज कर रहा है, यहाँ इस बात की पुष्टि होती है। तो देखिए कि उस बौद्ध का भी उदय दिखाई पड़ रहा है इसी कहानी में, जो ऐसा संदेश देते हैं मानवता को, आत्मदीपो भव का, कि आने वाली पीढ़ियां जो है इसको अपने जिंदगी में उतार करके अपना मतलब मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने एक चीज और कहा था, ये जो है कार्य कारण के सिद्धांत वो मानते थे। कार्य कारण के सिद्धांत में को ये महात्मा बुद्ध मानते थे, द्वादश निदान को ये मानते थे। 4 आर सत्यों के माध्यम से इन्होंने जरा मरण और ये की तमाम चीजों को उभार करके रख दिया, और त्रिरत्न और अष्टांग मार्ग का उपयोग करके व्यक्ति इन भव बाधाओं से आगे जा सकता है। बुद्ध ने उस समय की समकालीन परिस्थितियों को समझ करके एक तरह से वैदिक व्यवस्था को एक नई चुनौती दी, और उस चुनौती की वजह से नगरीकरण, कस्बों का उदय, वाणिज्य व्यापार की गतिविधियों का विस्तार, और फिर कहेंगे कि जिसको हम कहेंगे मगध का उत्कर्ष, वास्तव में ये इसी पृष्ठभूमि में हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में ही मगध का उत्कर्ष हो रहा है। तो कुल मिलाकर के आशय यह है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण काल बिंदु है, जहां आते आते एक तरह से जटिल वैदिक व्यवस्था को एक सशक्त चुनौती मिल रही है, और उस चुनौती को बुद्ध और जैन एक विचारधारा के रूप में एक मुहिम दे रहे हैं। उस चुनौती को, उस समय की जो प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो एक तरह से चुनौती को एक तरह से चुनौती दे रही हैं। लोहा, इसी तरह से कृषि का विस्तार, इसी तरह से रोपने की प्रथा, इनकी वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो हम आशा करते हैं कि आज के इस व्याख्यान से आप ये समझ पाए होंगे कि वास्तव में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो पृष्ठभूमि है वो क्या थी, क्योंकि उन पृष्ठभूमि में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलावों को हम समझ सकते हैं। तो पृष्ठभूमि क्या थी कि जनपद में बदल रहे थे, और जनपद महाजनपद में बदल रहे थे, और इसको सपोर्ट क्या दे रहा था? लोहे के पर्याप्त मात्रा में प्रचुरता से उपयोग, लोहे को अस्त्र शस्त्र के रूप में उपयोग, लोहे का कृषि कार्यों में उपयोग, और उत्पादन की पद्धति में रोपाई की पद्धति का उपयोग, जिससे अतिरिक्त उत्पादन हुआ, और उस राजा वर्ग ने अतिरिक्त उत्पादन को अपने पास कलेक्शन किया, उसके लिए भागदूत और कुछ कर्मचारियों की नियुक्त कर रहा है, और जिससे राजा और सशक्त हो रहा है। जब राजा सशक्त हो रहा है तो वो अपने कुटुंब की अपेक्षा एक क्षेत्रीय अवधारणा को ज्यादा महत्व दे रहा है, और उस क्षेत्रीय अवधारणा को महत्व देने से राजा का दूसरे राज्यों से संघर्ष अब मवेशियों के लिए नहीं हो रहा है, चारागाहों के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि वो संघर्ष क्षेत्र के लिए हो रहा है, एक राज्य का जबरन अपने में विलय करने के लिए हो रहा है। तो यही हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों के आपसी संघर्ष में कौशल, मगध, वत्स, ये 4 जनपद उभर के आते हैं, और फिर इन चारों में से एक मगध साम्राज्य का उदय हो रहा है, और मगध साम्राज्य ने सबको अपने में मिला लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।